मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में कांग्रेस का पॉलिटिकल ग्रैंड शो हुआ। 15 से ज्यादा पार्टियों के नेता जुटे, विपक्षी एकता की नुमाइश हुई और इसी के साथ राहुल गांधी ने 24 की सियासी जंग का चुनावी बिगुल बजा दिया, ये कहते हुए कि ये न्याय की लड़ाई का आरंभ है। तय वक्त से लेट शुरू हुई कांग्रेस की इस महारैली को लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला शामिल हुए। तो वहीं महाराष्ट्र के दिग्गज शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बुखार की वजह से रैली में शामिल नहीं हो पाए। से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आखिरकार 63 दिनों के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में एक बड़ी जनसभा के साथ समाप्त हुई। यहाँ राहुल गांधी के साथ इंडिया अलायंस के कुछ नेता भी नजर आए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड और कांग्रेस के फ्रीज किए गए अकाउंट के समेत कई अलग अलग विषयों पर घेरने की कोशिश की। मोदी गारंटी के जवाब में राहुल गांधी ने 5 न्याय और 25 गारंटी की भी घोषणा की। इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने मंच पर भले ही अपना दमखम दिखाया, एकजुटता का संदेश दिया, राहुल ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए हुंकार भरी कि सच्चाई और हिंदुस्तान उनके साथ है। मुंबई की इस मेगा रैली की खास बात यह रही कि जिस शिवाजी पार्क से बाला साहब ठाकरे कांग्रेस को खरी खोटी सुनाते थे, उसी जगह राहुल और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए और राहुल प्रियंका ने बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि दी। लेकिन राहुल की मुंबई रैली से पहले उद्धव ठाकरे को एक झटका लग गया। महाराष्ट्र का एक बड़ा आदिवासी चेहरा और विधान पार्षद आमश्या पाड़वी शिंदे कैंप में शामिल हो गए। झटका महाविकास आघाड़ी के पार्टनर्स को भी लगा, जिन्हें उम्मीद थी कि इस ग्रैंड रैली में सीटों पर समझौते का ऐलान हो जाएगा। फिलहाल 24 की सियासी बिसात और शह और मात के बीच मोदी की अगुवाई वाले एनडीए और राहुल की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस के बीच लड़ाई का मैदान सज गया है। देश में 5 राज्यों की 228 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए और इंडिया अलायंस आमने सामने है। इंडिया अलायंस बिना पीएम फेज के चुनाव लड़ा है, लेकिन कांग्रेस राहुल करती रहती है, तो स्वाभाविक रूप से राहुल मोदी के सामने आ जाते हैं और सवाल भी उठ खड़े होते हैं कि 24 के चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या तगड़ी चुनौती दे पाएंगे। राहुल के पास 24 के चुनाव में इंडिया अलायंस की जीत के लिए कौन सा अचूक प्लान है। कांग्रेस या राहुल के 5 वादे मोदी की गारंटी पर कैसे भारी पड़ेंगे। इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के बीच सीट शेयरिंग पर मुहर कब लगेगी। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल लगभग पूरा देश घूम चुके हैं। पिछले 2 महीने के दौरान पीएम मोदी 17 राज्यों में गए। इस दौरान उन्होंने 543 लोकसभा सीटों में से 501 सीटें कवर की। वहीं राहुल गांधी अपनी यात्राओं के जरिए लोकसभा की 358 सीटें कवर कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने काम के जरिए जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की परीक्षा होनी है। अब जब मुंबई में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो गया, तो बड़ा सवाल है कि इन यात्राओं से राहुल हासिल क्या कर पाए। राहुल गांधी जब राजनीति के मैदान जंग में उतरे तो पूरा बदल कर उतरे। नई दुकान खुली, नई पंच लाइन बनी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी, क्योंकि ये देश नफरत का नहीं है, हिंसा का नहीं है, मोहब्बत का देश है। भारत को कथित तौर पर जोड़ते जोड़ते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कब ट्रैक बदलकर खांचे में बांटने वाले रास्ते पर उतर गई, पता ही नहीं चला। हिंदुस्तान का ओबीसी, दलित, आदिवासी पढ़ाई के लिए बैंक लोन मांगे, जूता मार के बाहर कर देंगे आपको। कईयों ने पूछा, ये मोहब्बत की दुकान है या नफरत का सामान। कभी इस ट्रैक पर, कभी उस ट्रैक पर। मिलकर खड़े हो, नफरत से नहीं, क्योंकि वो हमारा तरीका नहीं है। मोहब्बत से खड़े हो। मैं जानता हूं कि अगर हम मोहब्बत से खड़े होंगे, प्यार से बात रखेंगे, तो हमें सफलता मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं बताओ? दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने?
8%। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है, नशे में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल बांटो और भेद करो वाले ट्रैक पर चलते रहे, लेकिन इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को अपने साथ जोड़े नहीं रख पाए। राहुल अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पश्चिम बंगाल में दाखिल होते उससे एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया था। ठीक इसी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदलकर राहुल को झटका दे दिया। यूपी में अखिलेश ने राहुल को झुंझुना पकड़ा दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर ताल ठोक रही है। बिहार में भी सीट बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है। आरजेडी खुद 30 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीट देना चाहती है। जो लोग चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, सवाल यह है कि राहुल की नई राजनीति अगर 24 के समर में सिद्ध नहीं हुई तो 24 के बाद क्या करेंगे राहुल गांधी? खत्म, बाय बाय। चौबीस के चुनावी समर में अगर कसौटी पर कोई चेहरा है, अगर कसौटी पर किसी की राजनीति है, अगर कसौटी पर कोई धारा है, तो वो है राहुल गांधी और कांग्रेस। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि 24 के बाद राहुल का फ्यूचर क्या होगा? कांग्रेस का 10 साल का अरण्य कांड क्या समाप्त होगा, या फिर वैराग के कई और राग राहुल साधेंगे? 24 का चुनाव वास्तव में यह तय करेगा कि राहुल गांधी एक लीडर के तौर पर, वक्ता के तौर पर, विजनरी के तौर पर और एक राजनीतिज्ञ के तौर पर देश और देश के लोगों पर कितना असर डाल सके। राहुल गांधी चुनावी मैदान में मोदी के समकक्ष खुद को रखते हैं। कांग्रेस की कमान भले ही गैर गांधी परिवार के शख्स के हाथ में हो, लेकिन प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई दुविधा नहीं है। कांग्रेसी ये जताने से नहीं चूकते कि राहुल राजनीतिक तौर पर निपुण हो चुके हैं और प्रधानमंत्री पद के राहुल स्वाभाविक चेहरे हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी 24 के चुनावों में कांग्रेस के 2019 के 19.5% के वोट शेयर को डबल कर देंगे? क्या 2024 में राहुल कांग्रेस की 52 सीटों को उछालकर 272 के बहुमत वाले आंकड़े के पार ले जाएंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। बात तंज और व्यंग की नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक हकीकत की है जो कांग्रेस के लिए 2014 से आज तक जमीन पर कुछ ज्यादा बदली हुई नहीं दिखती। कांग्रेस के खाते का एक तीखा और कड़वा सच ये है कि पिछले साल के 5 राज्यों के चुनाव में जिन 2 राज्यों कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी और जिन 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस के हाथ से फिसली, इन चारों ही जगहों पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे थे। जब राहुल न्याय यात्रा पर निकले, दक्षिण में जो सुर मोहब्बत की दुकान वाले थे, उत्तर भारत में आते आते अब वो 27-73 के गणित में बांटने वाले हो गए। देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं बताओ? बताओ कितने हैं? 50%। पिछड़ी जात के 50%। आपने कहा ठीक है। दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73%। 73% आबादी, 73% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े। लेकिन राहुल यही नहीं रुकते। उनकी कथित न्याय यात्रा में जाति में बांटो, भेद करो और भड़काओ का दांव गहरा दिखता है। वो भीड़ में खड़ी पत्रकारों से उनका पूरा नाम पूछते हैं।
मैडम आपका नाम क्या है? हाँ, पूरा नाम। अब देखिए, यहां पे माइक सेल फोन पकड़ी रक्षा यादव है, दिशा यादव, और ये दिशा यादव जो है ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी की मालिक कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि इसके नाम के पीछे यादव शब्द है। और बस ऐसी ही लाइनों पर राहुल की राजनीति चल रही है। राहुल अपनी जाति में बांटो राजनीति से ब्रांड मोदी को मात देने निकले हैं। लेकिन राहुल गांधी के ओबीसी दलित आदिवासी प्रेम को आईना पीएम मोदी ने गांधी नेहरू परिवार की राजनीति के इतिहास में दिखा दिया। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। ब्रांड मोदी, जिसने बीते 10 सालों में कांग्रेस को राजनीति के मंच के नेपथ्य में डाल दिया है, जिसके पास 10 साल का अपना मजबूत रिपोर्ट कार्ड है और जाति में बांटने का नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास का मंत्र है। इसी मंत्र के भरोसे मोदी भारत के 2047 के विजन के साथ मैदान में है। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में ललक थी, लक्ष्य था स्वराज्य का। आज लक्ष्य है समृद्ध भारत का, विकसित भारत बनाने का। और इस शताब्दी के इस तीसरे दशक में हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं। जब देश की 60% से ज्यादा आबादी युवा है, जब देश में 60% आबादी तर्क शक्ति से राजनीतिक मॉडल्स का विश्लेषण करने की ताकत रखती है, तो क्या राहुल के 73-27 के पीछे के राजनीतिक गणित को समझना मुश्किल है? क्या राहुल की जाति वाली राजनीति का दांव कोई असर पब्लिक में छोड़ रहा है? बनारस से लेकर अमेठी और रायबरेली तक हमने राहुल की राजनीति के असर को समझने की कोशिश की। राहुल में मैच्योरिटी आई थी, लेकिन उनके कुछ जो सलाहकार है या ये पूरी तरह से अपनी बात को रख नहीं पाते। राहुल गांधी में न तो वो मैच्योरिटी है और न तो वो जनता के बीच में अपनी बात उस तरीके से रख पाते हैं कि जनता उनको जो है उस तरीके से ले जिस तरीके से मोदी को ले रही है। देखिए, राहुल गांधी जिस तरह से आज सड़कों पर घूम रहे हैं, न्याय यात्रा लेकर के निकले हुए हैं और ज़मीनी संघर्ष कर रहे हैं, तो इससे आज पहले के राहुल में और अब के राहुल में बहुत फ़र्क है। राहुल आज ज़मीनी संघर्ष कर रहे हैं, इसका उन्हें निश्चित लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर राहुल गांधी के रहने से विश्व में अमेठी डंका बजता था, लोग जाने जाते थे। दूसरा व्यक्ति तो नहीं समझ में आ रहा जो राहुल जैसी स्थिति में अपोजिशन का कोई दूसरा व्यक्ति हो, क्योंकि मोदी भी राहुल को ही टारगेट करते हैं और देश में किसी को टारगेट तो नहीं करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि राहुल गांधी ही उनके लिए चुनौती हैं।
राहुल गांधी और प्रियंका इन दोनों का कोई असर नहीं है। आप जितनी न्याय यात्रा और ये सब देख रहे हैं क्या आते हैं, सिर्फ नौटंकी के अलावा कुछ नहीं लग रहा। दरअसल पिछले कई चुनावों से ओबीसी वोटर्स का मोहभंग कांग्रेस से हुआ है और इस वोट बैंक ने बीजेपी पर भरोसा किया है। 2009 में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा ओबीसी वोट मिले थे। कांग्रेस को 27% तो बीजेपी को 22% पिछड़ों ने वोट किया था। 2014 के चुनावों में कांग्रेस से ओबीसी बड़े पैमाने पर दूर हुए और पूरे देश में सिर्फ 16% पिछड़े समाज के लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, जबकि मोदी को 43% पिछड़ों का भरोसा हासिल हुआ। 2019 में ओबीसी का कांग्रेस पर विश्वास और कम हुआ और यह आंकड़ा 15% हो गया। वहीं बीजेपी को देश के 48% पिछड़े वर्ग का वोट मिला। राहुल और मोदी की राजनीति में एक बुनियादी फर्क दिखता है। राहुल एक बार फिर देश की राजनीति को जाति के ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं। इससे अलग मोदी की राजनीति है जो आगे की है। अब सवाल ये है कि किसका ट्रैक सही है। 2024 की लड़ाई वास्तव में इसी कसौटी पर कसी जाएगी। जातीय दांव से ब्रांड मोदी को काउंटर करने निकले राहुल क्या वास्तव में कहीं उन्हें टक्कर देते दिख रहे हैं? चुनौती तो बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी की चुनौती तो है ही नहीं कोई भी। मोदी के आगे कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि वो जहां जहां जाते हैं वहां उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाता है। आप देखें, जिस जगह भी गए हैं, जहां भी गए हैं, वहां सारी चुनाव हारे के गए हैं। वो एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हारने का। मोदी के सामने क्या राहुल गांधी को चुनौती मानती? बिल्कुल नहीं, दूर तक नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। कहाँ मोदी जी और राहुल गांधी नहीं, असरदार तो नहीं है, न पहले था आज है। जब मोदी साहब है, इसके अलावा आगे कोई किसी का है ही नहीं। कांग्रेस के पोस्टर बॉय राहुल और बीजेपी के पोस्टर बॉय मोदी के बीच एक बड़ा अंतर है अनुभव का, और यही अनुभव कांग्रेस और राहुल दोनों पर भारी दिखता है। गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए राहुल की राजनीतिक एंट्री डायरेक्ट सांसद के तौर पर हुई। 2004 के चुनावों में अमेठी की पारंपरिक सीट से 34 वर्ष की उम्र में राहुल सांसद बने। इसके बाद 2007 में उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया गया। फिर 2013 में उपाध्यक्ष और 2017 में पार्टी की कमान राहुल गांधी को सौंप दी गई। राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? राहुल बेहद आक्रामक दिखते हैं। राहुल गांधी अगर आज पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की चिंता में घुल रहे दिखते हैं, तो क्या वाकई राहुल की कोई रणनीति उनके लिए है, या ये रणनीति उनके खुद के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए है? सवाल ये भी पूछे जाते हैं। और क्या ये मौका जनता ने उन्हें दिया नहीं था? 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को मैदान में उतारा था, देश की यंग ब्रिगेड के सिपाहसालार के तौर पर। मुकाबला 44 साल के राहुल गांधी और 64 साल के मोदी के बीच था। एक तरफ पारिवारिक विरासत को बचाने की चुनौती थी, तो दूसरी तरफ मोदी का गुजरात मॉडल। तब मौका था कि अगर मोदी गुजरात मॉडल को लेकर देश की राजनीति में उतरे थे, तो राहुल यूपीए के 2 कार्यकाल का गवर्नेंस मॉडल दिखाते। लेकिन राहुल गांधी के पास न 2014 में अपनी सरकार का कोई गवर्नेंस मॉडल था, ना ही 2019 में राहुल के पास मोदी पर तर्क सम्मत हमले करने के कोई ठोस तथ्य थे। राफेल खरीद के मुद्दे को हवा देते हुए राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है तक का नारा खूब बुलंद किया, लेकिन मोदी पर जनता का भरोसा डिगा नहीं। राहुल और कांग्रेस फिर चूक गए। कांग्रेस को राहुल की लॉन्चिंग के बाद भी 52 सीटें पूरे देश में मिली, जबकि मोदी के चेहरे पर बीजेपी को 303 सीटें अकेले मिली। कांग्रेस के पूरे देश में सिर्फ 19.5% वोट मिले, वहीं बीजेपी 2014 के मुकाबले 6% ज्यादा 47.36% वोट हासिल कर पाई। हमारे यहां तो अधिकतर ओपिनियन मेकर्स
हर 6 महीने में एक ही प्रोडक्ट के रीलॉन्च रीलॉन्च उसमें बिजी रहते हैं। और इस रीलॉन्च में भी वो री इमेजिनेशन नहीं करते। तो क्या बात इमेजिनेशन की ही है? कांग्रेस, कांग्रेसी, गांधी परिवार और खुद राहुल देश के असल मुद्दों को क्या वाकई कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर सिर्फ बेतहाशा बेताबी भर है किसी तरह सत्ता पा लेने की? मोदी बात आगे की कर रहे हैं, नई राजनीति की कर रहे हैं, और राहुल का गियर वही जातीय राजनीति की तरफ लग रहा है। ऐसे में 24 के बाद राहुल का भविष्य क्या होगा, ये सवाल हवा में उड़ने शुरू हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।